उसके आधार पर फैसला देता है। लेकिन प्लेटो का न्याय सिद्धांत जो है वो कहता है कि मनुष्य अपने उन कर्तव्यों का पालन करे जिनका पालन समाज की व्यवस्था और हित में हो। तो मनुष्य जो है उसका न्याय जो है वो धर्म के आधार पर है, और प्लेटो का न्याय जो है वो आज के न्याय से भिन्न है। अब प्लेटो के समय में न्याय की जो अवधारणा है वो कई प्रकार की थी। तो उनमें सिफालस और उसके पुत्र पोलीमार्कस, उनके बारे में बात की जाएगी। दूसरा सिद्धांत आता है क्रांतिकारी सिद्धांत, थेसिमरेकस जो इसके विचारक हैं वो ये कहते हैं शक्ति ही सत्य है, पावरफुल जो है उनका जो न्याय है वही सत्य है। फिर तीसरी बात आती है कार्यकरण सिद्धांत। इसमें ग्लाउकन जो है वो ये कहते हैं न्याय भय का शत्रु है। सिद्धांत के बात हम जब करते हैं तो उसमें सर्वप्रथम न्याय की परंपरागत धारणा का विश्लेषण होता है, जो कि परंपरागत नैतिकता के विचार पर आधारित है। प्लेटो के संवाद में न्याय की इस अवधारणा का प्रतिपादन सेफालस और उसके पुत्र पोलीमार्कस द्वारा किया गया है। सेफालस कहते हैं सत्य बोलना और दूसरे के ऋण को चुकाना न्याय है। पोलीमार्कस कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति को उसके प्रति उचित व्यवहार देना ही न्याय है। उचित शब्द की व्याख्या क्या है? वो कहते हैं न्याय एक कला है, कला चतुराई के साथ प्रयोग करने का नाम है। अतः मित्र के प्रति श्रेष्ठ और शत्रु के प्रति घृणित व्यवहार करना ही न्याय है। किंतु प्लेटो न्याय की इस धारणा को स्वीकार नहीं करता है। वो कहता है कि सत्य बोलने और ऋण चुकाने के रूप में न्याय की परिभाषा करना दोषपूर्ण है, क्योंकि ये दोनों ही कार्य कुछ परिस्थितियों में अन्यायपूर्ण और अनुचित हो सकते हैं। जैसे सत्य बोलते हुए दूसरे को अपने देश के सैनिक रहस्यों की जानकारी देना गलत है। यदि कोई व्यक्ति अपने स्वस्थ चित्त वाले मित्र से अस्त्र ले और उसके बाद अस्त्र देने वाला व्यक्ति पागल हो जाए और अपने अस्त्रों को वापस मांगे, तो क्या हमें उसके अस्त्र लौटा देना चाहिए? ये एक अन्यायपूर्ण कार्य हो जाएगा। इसके अतिरिक्त मित्रों के प्रति भलाई और शत्रुओं के प्रति बुराई की बात करना सरल है, परंतु उस दशा में इसका क्या अर्थ होगा जबकि मित्र केवल नाम के लिए मित्र हो और यथार्थ में शत्रु हो? व्यवहारिक जीवन में ऐसे कई बार बात आती है। फिर एक बात आती है कि क्या शत्रुओं के प्रति बुराई करना न्याय है? ये तो नैतिकता के सबसे सामान्य सिद्धांतों के विरुद्ध है। जिन व्यक्तियों के विरुद्ध बुराई की जाती है उनका अधःपतन हो जाता है। इसके अतिरिक्त न्याय के संबंध में सेफालिस और पोलीमार्कस और जो विचार हैं वो व्यक्तिगत हैं और व्यक्तिगत दृष्टिकोण समाज के लिए हितकर होता है। अब हम क्रांतिकारी सिद्धांत की बात करते हैं। प्लेटो की रिपब्लिक में थ्रेसिमेकस जो है वो कहते हैं शक्ति ही सत्य, शक्तिशाली का हित ही साधन न्याय है। न्याय के संबंध में दो दृष्टिकोण आते हैं। प्रत्येक समाज में प्रत्येक व्यक्ति अपने हित को पूरा करने का प्रयत्न करता है, किंतु शक्तिशाली सफल हो पाते हैं। समाज में सरकार सबसे अधिक शक्तिशाली होती है, इसलिए शासन द्वारा निर्मित कानून के पालन में न्याय है। दूसरे दृष्टिकोण में शासन के अतिरिक्त शेष सभी व्यक्तियों के लिए न्याय का अर्थ दूसरे का हित करना है। इसलिए थेसिमरेकस दो बातें कहते हैं, शासक वर्ग स्वयं अपने हितों की रक्षा के लिए शासन करता है और दूसरा अन्याय न्याय से शेष कर। तीसरी बात आती है कार्यकरण सिद्धांत की। जो ग्लाउकन है वो कहते हैं कि न्याय एक कृत्रिम वस्तु है और इसका आधार कोई शाश्वत नियम न होकर समयानुसार बदलती हुई परंपराएं हैं। दंड की शक्ति के भय के कारण ही मनुष्य न्याय के आधार पर कानूनों का पालन करते हैं, इसलिए न्याय भय का शिशु है। जस्टिस इज द चाइल्ड ऑफ द फियर। ग्लाउकन के अनुसार न्याय भय की प्रवृत्ति पर आधारित है तथा ये निर्बलों की आवश्यकता है, ना कि शक्तिशाली का हित। प्लेटो इस धारणा से भी सहमत नहीं। अब प्लेटो के न्याय की बात हम करते हैं। प्लेटो का कहना है कि न्याय मानव आत्मा की उचित अवस्था और मानवीय स्वभाव की प्राकृतिक मांग है। प्लेटो कहते हैं न्याय राजा की प्राणवायु है। अब वो न्याय के दो रूपों की बात करेंगे, व्यक्तिगत और सामाजिक या राज्य संबंधित। पाइथागोरस के अनुयायियों के समान प्लेटो की भी ये धारणा है कि मानवीय आत्मा में तीन तत्व होते हैं या अंश होते हैं। इंद्रिय तृष्णा, जैसे हम एपिटाइट कहते हैं, शौर्य या स्पिरिट, और तीसरा बुद्धि या विजडम। ये तीनों गुण जब उचित अनुपात में मानव मस्तिष्क में विद्यमान होते हैं तभी व्यक्ति न्याय का पालन करता है। मतलब इंद्रिय तृष्णा, शौर्य और बुद्धि का उचित समन्वय और सामंजस्य व्यक्ति के जीवन में न्याय की सृष्टि करता है।
प्लेटो के अनुसार जिस प्रकार छोटे अक्षरों की तुलना में बड़े अक्षर आसानी से पढ़े जा सकते हैं, इसी प्रकार व्यक्ति के जीवन की अपेक्षा राज्य में न्याय को स्पष्ट रूप से लक्षित किया जा सकता है। इसलिए मानव जीवन के इन गुणों के अनुरूप ही प्लेटो राज्य के 4 गुण बताता है। एक है बुद्धिमत्ता, साहस, संयम और न्याय। बुद्धिमत्ता, साहस और संयम, इन तीनों गुणों के प्रतिनिधि के रूप में राज्य के 3 वर्ग होते हैं, जिन्हें हम शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और रक्षक वर्ग या उत्पादक वर्ग या सेवक वर्ग कहते हैं। राज्य में जब शासक निस्वार्थ भाव से हितों की रक्षा करते हुए शासन कार्य करता है, सैनिक वर्ग प्राणों की बाजी लगाते हुए देश की सीमाओं की रक्षा करता है और उत्पादक वर्ग सब कष्टों को सहन कर अपने उपयोग से अधिक उपभोग की सामग्रियां पैदा करता है, तभी राज्य में न्याय स्थिर होता है। न्याय का अर्थ है, बारकर कहते हैं, न्याय का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति द्वारा उस कर्तव्य का पालन जो उसके प्रकृतिस्थ गुणों एवं सामाजिक स्थिति के अनुकूल है। कैटलिन कहते हैं, मेरा स्थान और उसके कर्तव्य यही न्याय है। सेबाइन कहते हैं, न्याय समाज का एकता सूत्र है। ये उन व्यक्तियों के परस्पर तालमेल का नाम है जिनमें से प्रत्येक ने अपनी प्रकृति और शिक्षा दीक्षा के अनुसार अपने कर्तव्यों को चुन लिया है और उसका पालन करता है। वह व्यक्ति का धर्म भी है और सामाजिक धर्म भी। अब हम प्लेटो के न्याय सिद्धांत की बात करते हैं। तो पहली बात आती है, पहला पॉइंट है नैतिक सिद्धांत। प्लेटो का न्याय संबंधी सिद्धांत वैधानिक नहीं, नैतिक और सर्वव्यापी है। इसमें मानव के केवल वैधानिक कर्तव्यों का नहीं वरन समस्त कर्तव्यों का उल्लेख है। दूसरा आता है न्याय जीवन का एक आंतरिक तत्व और संतुलनकारी धारणा है। न्याय जो है कृत्रिम या बाह्य वस्तु नहीं है, ये मनुष्य के अंतःकरण की पवित्र भावना है जिसका आधार आत्मसंयम और आत्मत्याग है। जीवन में अति नहीं बल्कि संतुलन को हमें मानना चाहिए। फिर तीसरी बात आती है कार्य विशिष्टीकरण का। मानवीय जीवन के 3 नैसर्गिक तत्व हैं, विवेक, साहस और तृष्णा। तो जीवन के इन 3 तत्वों के अनुरूप ही राज्य के नागरिकों को क्रमशः 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है, शासक, सैनिक, उत्पादक। और इस आधार पर ही कार्य श्रेष्ठता और समस्त समाज में एकता की स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है। कार्य विशिष्टता में यह भी बात सम्मिलित होती है कि व्यक्ति के द्वारा अन्य व्यक्तियों के कार्य में हस्तक्षेप नहीं किया जाए। जैसे डॉक्टर रूज कहते हैं, अपने कार्य को करना और अन्य लोगों के कार्य में हस्तक्षेप न करना ही न्याय है। नेक्स्ट पॉइंट है अति व्यक्तिवाद का विरोधी और सावयव एकता का सिद्धांत। न्याय सिद्धांत की एक प्रमुख मान्यता है कि व्यक्ति समष्टि का एक अंग है और समाज के विकास में ही व्यक्ति का विकास है। कार्य विशिष्टीकरण का सिद्धांत वर्गों और व्यक्तियों में भिन्नता उत्पन्न करने के लिए नहीं बल्कि एकता उत्पन्न करने के लिए होता है। मतलब व्यक्ति बनाम राज्य जैसी कोई स्थिति नहीं है, व्यक्ति राज्य के लिए और राज्य के प्रति उसके कर्तव्य हैं। प्लेटो ने साफ लिखा है कि नागरिकों में कर्तव्य भावना ही राज्य का न्याय सिद्धांत है। नेक्स्ट पॉइंट आता है दार्शनिक शासक। न्याय की प्राप्ति के लिए नितांत आवश्यक है कि राज्य की समस्त शासन व्यवस्था विवेकशील, निस्वार्थी और कर्तव्य परायण शक्तियों के हाथ में। तो उपयुक्त गुणों से युक्त व्यक्ति को ही प्लेटो के द्वारा दार्शनिक शासक माना जाता है। तो प्लेटो का सिद्धांत सीधा साधा के कारण महत्वहीन लगता है, लेकिन तत्कालीन परिस्थितियों में बहुत अच्छा था। अब हम इसकी आलोचना की भी बात करते हैं। पहली आलोचना होती है कानूनी धारणा नहीं है बल्कि एक नैतिक धारणा है। आज न्याय को एक कानूनी धारणा के रूप में स्वीकार किया जाता है, लेकिन प्लेटो ने न्याय को एक कानूनी धारणा के रूप में नहीं बल्कि नैतिक धारणा के रूप में माना है। बारकर के अनुसार एक सबसे बड़ा दोष है कि प्लेटो का न्याय वस्तुतः न्याय नहीं है, ये केवल मनुष्यों को उनके कर्तव्यों तक सीमित करने वाली भावना मात्र है, कोई ठोस कानून नहीं है। कानून और नैतिकता में अंतर होता है। प्लेटो ने इस अंतर को दृष्टि में नहीं रखा है और विलियम ब्राइट कहते हैं उसने नैतिक कर्तव्य और वैधानिक दायित्व के बीच की सीमा को ही भुला दिया है। दार्शनिक वर्ग को समस्त शक्तियां प्रदान करना अनुचित। प्लेटो ने शासन संबंधी सभी शक्तियां एक ही वर्ग दार्शनिक वर्ग को दे दी हैं, जबकि सामान्य अनुभव ये बताता है कि एक ही वर्ग को राजनीतिक सत्ता का एकाधिकार प्रदान करने का परिणाम क्या होगा, वो वर्ग पतित हो जाएगा। और हम जानते हैं असीमित शक्ति पूर्णतया भ्रष्ट कर देती है। नेक्स्ट बात है मनुष्य और समाज का सर्वांगीण विकास संभव नहीं। न्याय संबंधी किसी भी व्यवस्था का उद्देश्य मनुष्य और समाज का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, लेकिन प्लेटो के न्याय सिद्धांत में ये संभव नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को एक कार्य के लिए सीमित कर दिया है और
व्यक्ति की एक ही प्रवृत्ति का विकास होगा। एक ही कार्य पर बल देने से व्यक्ति की अन्य योग्यताएं कम हो जाएंगी या दिखाई नहीं देंगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है गुणों के निर्धारण का कोई आधार नहीं। इसमें क्या होता है, मनुष्य में कौन सी गुण या प्रवृत्ति की प्रधानता है उसके निर्धारण का आधार नहीं बताया, जबकि समाज बांट दिया 3 हिस्सों में। ऐसी स्थिति में जन्म ही गुण के निर्धारण का एक आधार बन जाता है और इस आधार को हम श्रेष्ठ नहीं मान सकते हैं। क्या गारंटी है कि दार्शनिकों की संतान भी विवेक और ज्ञान से युक्त होगी। प्लेटो कहता है कि कर्म का निर्धारण जन्म के आधार पर नहीं वरन गुण के आधार पर होगा, लेकिन प्लेटो के संबंध में सुनिश्चित व्यवस्था नहीं है। इसी कारण प्लेटो पर यह दोषारोपण मान किया जा सकता है कि वह लौह तत्व मतलब उत्पादक वर्ग के सदस्यों को निरंतर लौह तत्व में ही रखना चाहता है और स्वर्ण तत्व शासक वर्ग के सदस्यों में बदलने का अवसर नहीं देता है। नेक्स्ट बात आती है वर्तमान समय में राज्यों पर लागू करना संभव नहीं। प्लेटो के नया सिद्धांत को वर्तमान समय के राज्यों पर लागू किया नहीं जा सकता। प्लेटो के समय में थोड़ी जनसंख्या वाले नगर राज्य थे, किंतु वर्तमान में बहुत बड़ी जनसंख्या के राज्य हैं, करोड़ों के। अब इन राज्यों की जनसंख्या को हम 3 वर्गों में विभाजित कर प्रत्येक व्यक्ति के कार्य को विभाजित नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट आता है सर्वाधिकारवाद का मार्ग प्रशस्त करना। प्लेटो का नया सिद्धांत इस कारण भी अस्वीकार है, इसमें सर्वाधिकारवाद का मार्ग प्रशस्त होता है। समाज में किस व्यक्ति को किस श्रेणी में रखा जाए निर्धारण कौन करेगा? शासक वर्ग। शासक वर्ग की शक्ति की कोई सीमा नहीं और उससे सदैव शासक वर्ग ही बने रहना है, तो ये क्या होगा, सर्वाधिकारवाद की ओर वो ले जाएंगे और मानव जाति के हित में काम नहीं होगा। लास्ट पॉइंट है वर्गीय विशेषाधिकार का समर्थन अनुचित। ये एक विरोधाभास भी है कि न्याय से सामान्यतः हमें व्यक्तियों के प्रति व्यवहार में समानता का बोध होता है, किंतु प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत के अंतर्गत वर्गीय विशेषाधिकार को न्यायोचित बताया है। न्याय के नाम पर वर्ग विशेषाधिकार का समर्थन किसी भी प्रकार से हम इसको उचित नहीं मान सकते हैं। वास्तव में प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन एक वैधानिक सिद्धांत के रूप में नहीं बल्कि नैतिक सिद्धांत के रूप में किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। कल नेक्स्ट टाइम जब हम लोग प्लेटो को पढ़ेंगे परीक्षा की दृष्टि से तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम अगला जब पढ़ेंगे तो वो टॉपिक होगा प्लेटो का साम्यवाद और ये विषय भी काफ़ी अच्छा है, परीक्षा की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।